हाय गाइस, मैं हूं गुड्डू और आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। आइए आज जो हम बात करेंगे वो बात करने वाले हैं जो हमने सॉल्यूशन चैप्टर का पोस्टमार्टम क्लास लिया था वो हमने आधा किया था। हेनरी लॉ तक हम लोग बात कर चुके हैं और आज हेनरी लॉ से हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे, जहां पे आज हम देखेंगे किसको। सबसे पहले अपन लोग यहाँ पे राउट लॉ को देखेंगे, फिर राउट लॉ के बाद में आ जाता है आपका सॉल्यूशन के टाइप्स आ जाते हैं, आइडियल नॉन आइडियल आ जाता है, फिर डेविएशन आ जाती है। ठीक है, ऐसे कुछ अपन लोग आज इस चैप्टर को करेंगे समाप्त, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये पढ़ लिया, अगर ये क्लास, ये दोनों वीडियो आपने पूरी देखी है, तो आपका कोई एक सिंगल क्वेश्चन बोर्ड में नहीं छूटेगा जो आपके सॉल्यूशन चैप्टर से होगा। ठीक है, तो आइए बिना समय गवाए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं आज वाले सेशन को। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पे 11th और 12th की केमिस्ट्री की क्लासेस हमेशा लाते रहते हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेली वाले चैनल को ना वहां पे जाकर के आप उसको सब्सक्राइब कर लें और वहां से आपको नोट्स भी मिल जाएगा इजीली। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में होता है और हिंदी इंग्लिश दोनों में ही अपन लोग यहाँ पे इनको कराते भी है साहब। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हम इसको कराते हैं। ठीक है भाई, नोट्स भी दोनों भाषा लैंग्वेज में आपको मिलने वाला है और क्लास भी आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगी। बाइलैंग्वेज क्लासेस होने वाली है और बाइलैंग्वेज आपके नोट्स होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए। सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं यहाँ पे वो क्या कहता है सर। वो ये कहता है कि जो द्रव्य विलयन है, द्रव्य विलयन का जो वाष्प दाब है, मतलब कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे हम। तो ये जो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है उन पे राउट्स का क्या कहना है, राउट साहब का क्या कहना है। तो राउट साहब कहते हैं कि सरकार वाष्पशील द्रवों के विलयनों के लिए राउट्स का नियम, जो वाष्पशील है मतलब कि जो वॉलेटाइल्स हैं, वॉलेटाइल्स लिक्विड्स हैं, उनके लिए राउट्स का नियम क्या कहता है, राउट्स की थ्योरी या लॉ क्या कहता है। वो कहता है कि सरकार, इसमें कहा गया है कि वाष्पशील द्रवों के विलयन के लिए विलयन के प्रत्येक घटक का जो आंशिक दाब होगा, जो आंशिक दाब होगा वो विलयन में मौजूदा या उपस्थित उनके मोल अंश के बराबर होगा। तो उन्होंने कहा है कि सरकार विलयन में प्रत्येक घटक, विलयन में प्रत्येक घटक का मीन से प्रत्येक घटक होगा एक तो एक्स ए और एक होगा एक्स बी। ए को कहते हैं अपन लोग सॉल्वेंट, अर्थात इसे कहा जाता है बिल लायक, और एक हो जाता है सॉल्यूट, सॉल्यूट हो जाता है जिसे हम लोग कहते हैं बिल। ये दो चीजें होती हैं किसी भी सॉल्यूशन में, हमने पहली वाली क्लास में इनके बारे में खूब अच्छे से पढ़ा है। तो उन्होंने कहा है कि सरकार प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। उन्होंने कहा है कि सरकार प्रेशर ऑफ सॉलिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड। उन्होंने इतनी सी बात यहां पे कही। अब इतनी बात कहने के बाद में उन्होंने जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, तो यहां पे आ जाता है पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए और एक्स ए, और यहीं पे आ जाता है आपका पी ए इज इक्वल टू पी नॉट बी और एक्स बी। ये ए गलत लिख दिया मैं यहाँ पे भाई, पी बी। कि जो प्रेशर है वो प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा सरकार, अब आपका ये हो जाता है आपका प्योर का प्रेशर ना, और ये भी प्योर का हो जाता है। आगे दे रखा है, इनके बारे में अपन लोग बात करेंगे। तो इतनी बात आपसे किसने कही है, ये कही है आपके राउट साहब ने। राउट साहब ने क्या कहा है कि विलयन में जो उपस्थित घटक है उनका जो आंशिक दाब होगा वो किसके बराबर होगा, उनमें मौजूदा मोल फ्रैक्शन के बराबर उनका दाब होना है। बात क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अब आगे क्या होता है, आगे देखते। चलिए देखो आगे क्या कहा उसने। आगे कहा है उसने कि जहां पे पी ए और पी बी, जहां पे पी ए और पी बी कौन हो जाते हैं, आंशिक दाब हो जाते हैं, आंशिक वाष्प दाब हो जाता है, आंशिक वाष्प दाब हो जाता है।
वहीं पे अगर बात करें किसकी, वो एक्स ए और एक्स बी की, तो एक्स ए और एक्स बी आपका हो जाता है मोल अंश। क्या हो जाते हैं वो, मोल अंश हो जाते हैं। वहीं पे आपका पी नॉट ए कॉमा पी नॉट बी क्या हो जाता है, वो हो जाते आपके शुद्ध घटक का वाष्प दाब। इतनी सी बात यहां पे आप समझ लीजिएगा कि जो पी ए है और पी बी है वो आंशिक वाष्प दाब हो जाता है। एक्स ए एक्स बी जो मोल अंश हो जाते हैं, और पी नॉट ए और पी नॉट बी बराबर हो जाते हैं आपके शुद्ध घटकों के वाष्प दाब के बराबर हो जाते हैं। इसी बात पर एक और चीज आप यहां पे समझ लीजिए, उसको नोट में लगा करके समझ लीजिएगा, थोड़ा सा नोट में लगा के समझिएगा। एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था डॉल्टन। जिनका नाम क्या था, डॉल्टन। एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था डॉल्टन्स लॉ। डॉल्टन आए और डॉल्टन ने एक नियम दिया। उन्होंने बताया कि साहब जो आपका प्रेशर है, जो सॉल्यूशन का दाब है, वो बराबर होगा किसके, आपके पी ए और पी बी के। मतलब कि उन्होंने कहा कि जो आंशिक दाब है ना आपके सॉल्वेंट और सॉल्यूट के, उनके बराबर होगा। अब हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि आपका जो पी ए है वो बराबर किसके सरकार, वो पी नॉट ए और एक्स ए के बराबर है। और वहीं पे हम लोग पी बी को पढ़ के आए कि पी नॉट बी और एक्स बी के बराबर है सरकार उनका वाष्प दाब। ये उन्होंने बात बताई, उन्होंने कहा चलो सही है। एक और बात बोली गई कि जो सरकार पी ए है और पी बी है, जो आपका पी ए है और पी बी है इज इक्वल टू क्या होंगे, वो 1 होगा। और जो आपका अगर हम यहां से ए की वैल्यू निकालें या बी की वैल्यू निकालें, भाई हम किसी की भी वैल्यू यहां से निकालेंगे पी ए प्लस पी बी से, तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर जैसे मानो कि मैंने यहाँ पे पी ए की वैल्यू निकाली, जैसे मैंने यहाँ पे पी ए की वैल्यू निकाली, तो मैं कर देंगे भैया 1 माइनस पी बी हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात हो जाती है कि अगर मैं यहां से पी बी की वैल्यू निकालूंगा तो 1 माइनस पी ए हो जाती है। ये भी बात आपको पता है कि तो पी ए इज इक्वल टू 1 माइनस पी बी और पी बी इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए। अब बात आती है यहां पे, अब देखते हैं यहां पे क्या है। अब देखिए यहां पे बात अगर हम लोग करें तो यदि P कुल वाष्प दाब है, तो डॉल्टन के नियमानुसार कि जो P है प्रेशर बराबर होगा आपके PA और PB के, दोनों के सम के। वहीं पे आपके PA की वैल्यू आपने क्या पढ़ी है राउंड से कि P नॉट A और X A हो जाएगी, और वहीं पे आपने PB की वैल्यू क्या पढ़ी है सरकार, P नॉट B और X B हो जाएगी। तो ये वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे रख दिए। तो ये सरकार आ गया यहाँ से टोटल प्रेशर, क्या आ गया यहाँ से टोटल प्रेशर आ गया निकल के। अब टोटल प्रेशर को और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग सरकार, टोटल प्रेशर को हम लोग कर सकते हैं कि देखो मैं लिखा हुआ हूं वहां पे कि जो पी नॉट ए है और एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे रखे हुए हैं, एक्स ए की वैल्यू। तो एक्स ए की वैल्यू क्या है भैया जी, एक्स ए की वैल्यू हो जाती है आपका 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा, ये एक्स बी। प्रेशर को देख लीजिएगा, एक और बना लीजिएगा इसी में कि साहब जो आपका मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन है ना, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा अगर इसको मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में देखें कि सरकार एक्स ए प्लस में एक्स बी इज इक्वल टू क्या होते हैं आपके 1 के बराबर होते हैं। और वहीं पे एक्स ए की वैल्यू निकालोगे तो 1 माइनस एक्स बी हो जाता है, और अगर वहां पे एक्स बी की वैल्यू निकालोगे तो 1 माइनस एक्स ए हो जाता है। तो इन्होंने मोल फ्रैक्शन ले रखा है। अब मोल फ्रैक्शन लिया है इन्होंने किसका, एक्स ए का। तो एक्स ए की वैल्यू क्या होती है सरकार, 1 माइनस एक्स बी। इन्होंने 1 माइनस एक्स बी यहाँ पे रखे हुए, पी नॉट बी और एक्स बी, और क्या हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में एक ही मल्टीप्लाई कर दिया हम यहाँ पे, इनको हम लोग यहाँ पे देखते हैं
इनको सबको डिलीट करते हैं। अब हम लोग यहां पे देखते हैं इस वाले को। हमने कहा कि सरकार जो पी नॉट ए है और जो एक्स ए है वो प्लस पी नॉट बी और एक्स बी के बराबर है सरकार टोटल प्रेशर। और यहीं पे हमने पढ़ा है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन मतलब कि एक्स ए प्लस में एक्स बी इज इक्वल टू किसके होता है, 1 के होता है। और वहीं पे अगर मैं एक्स ए की वैल्यू यहां पे निकालूं तो क्या हो जाएगी, 1 माइनस एक्स बी हो जाएगी ना। तो ये वाली वैल्यू अगर मैं एक्स ए की जगह पे रख दे तो क्या हो जाएगा बॉस, तो हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए की जगह पे हो जाएगी 1 माइनस एक्स बी और प्लस में पी नॉट बी और एक्स बी हो जाएगा। यही तो हो गया सब। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए ऐसे ही रहेगा माइनस पी नॉट ए और एक्स बी हो जाएगा यहां पे, और प्लस में पी नॉट बी और यहां पे एक्स बी हो जाएगा। अब देखा जाए तो दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, तो आप लोग कहेंगे कि भैया जी यहाँ पे कॉमन हो जाती है ये एक्स बी और ये एक्स बी, यही तो हो जाती है। चलिए अब इनको बाहर कर लेते हैं। पहले बाहर से पहले इसको पलट लेते हैं, इनको आगे पीछे कर लेते हैं। मतलब कि जो पी नॉट ए है इसको आगे ले आते हैं, माइनस क्यों रहेगी अभी प्लस हो जाएगा, ये वाला आगे आ जाएगा तो पी नॉट बी और माइनस पी नॉट ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से कॉमन ले लिया हमने, किसको भैया, कॉमन ले लिया हम यहां से एक्स बी को, एक्स बी को हमने यहां से कॉमन ले लिया है। तो एक फॉर्मूला आपके सामने और बन के आ जाता है, और वो क्या हो जाता है सरकार, आपका टोटल प्रेशर का, टोटल प्रेशर का फॉर्मूला एक और हो जाता है पी नॉट ए प्लस में पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी। ठीक है साहब, यहां तक की बात क्लियर, यहां तक की बात क्लियर। हमने राउट लॉ को पढ़ा, राउट लॉ ने बता दिया हमको कि जो सरकार उनका प्रेशर होगा, प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूट होगा, उनके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। उसके बाद में डाल्टन साहब आए, डाल्टन साहब ने हमें बताया कि साहब जो टोटल प्रेशर होगा वो प्रेशर होगा पी ए प्लस में पी बी के बराबर, दोनों के बराबर होगा। टोटल प्रेशर का ही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। ये टोटल प्रेशर का फॉर्मूला हमने एक देखा और टोटल प्रेशर का दूसरा फॉर्मूला देखा। ठीक है साहब, यहां तक की बात क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं सरकार अब इसका आगे क्या है। आगे नेक्स्ट आ जाता है आपका, अरे 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 आगे, चलिए साहब आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं हमारा, आगे देखिए, आगे आ जाता है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड। उन्होंने कहा कि द्रव में ठोस के विलयन का बाष्प दाब। भाई द्रव में ठोस के विलयन का बाष्प दाब क्या होगा, तो उन्होंने कहा एक अबाष्पशील विलय और बाष्पशील विलायक वाले विलयन के लिए राउल्ट का नियम क्या कहता है। भाई राउल्ट का नियम क्या कहेगा कि अगर आप पानी में कोई नॉन वोलेटाइल या बाष्पशील मिला देते हैं तो उसने कहा है, इसमें कहा गया है कि बाष्प दाब में आपेक्षित या सापेक्षित कमी अबाष्पशील विलय के मोल अंश के बराबर होती है। अच्छा जी, उन्होंने कहा है कि सर जो आपका विलयन है ना, किस किस का, एक तो लिक्विड है और एक इसमें सॉलिड है। लिक्विड कैसा हो जाएगा, बाष्पशील, ये तो बाष्पशील हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, अबाष्पशील। ये आपका अबाष्पशील हो जाएगा, मतलब ये तो वोलेटाइल है और ये नॉन वोलेटाइल है। अब जो ये रहेगा पानी जो रहेगा वो कौन रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा, मतलब कि विलायक रहेगा। और जो इसमें सॉलिड रहेगा वो कौन रहेगा, सॉल्यूट रहेगा। अर्थात विलय रहेगा। और जब ये विलय रहेगा तो उसमें जाएगा, और उसमें जाने के बाद में जो भी उसमें दिक्कत आएगी, जैसे कि इसमें कहा गया है कि बाष्प दाब में
सापेक्षित कमी, जो भी उसमें कमी होगी वो किसके बराबर होगी, वो अवाष्पशील विलय के मूल अंश के बराबर होगी। अगर मैं इसको और आगे करना चाहूं तो आप लोग जानते हैं कि जो सॉल्यूट का वेपर प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, और सरकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू पी नॉट बी और एक्स बी। ये बात तो आप लोग राउंड से ही पढ़ चुके हैं, ये बात आप राउंड से ही पढ़ चुके हैं। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। इसने टोटल सॉल्यूशन की बात की है और टोटल सॉल्यूशन में जो प्रेशर है वो कैसा है आपका, पी ए और पी बी के बराबर है। फिर से मैं बता दूं, इसकी वैल्यू क्या है, पी नॉट ए और एक्स ए है, और साहब इसकी वैल्यू क्या है, पी नॉट बी और एक्स बी है, इसको भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसमें कहा गया है सिंस सॉल्यूट बी इज नॉन वोलेटाइल, मतलब जो इसमें सॉल्यूट है वो कैसा है सरकार, अवाष्पशील है। अवाष्पशील विलय है ना, ये तो अवाष्पशील विलय है। चलिए अब आ जाते हैं सरकार, जब वो अवाष्पशील विलय है तो उसका जो प्रेशर है वो कैसा होगा, प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ए और एक्स ए के बराबर होगा। भाई जब वो वाष्पशील ही है, अवाष्पशील है, तो उसका क्या ही वेपर बनेगा, वो तो वेपर को कम करेगा। ठीक है, वो बात हमने बता दी। तो यहाँ पे कमी क्या हो जाएगी कि पी ए इक्वल टू पी नॉट ए और एक्स ए। अब हम लोग ये भी जानते हैं, अभी पढ़े थे हम लोग कि एक्स ए प्लस में एक्स बी मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, 1 होता है। और यहीं पे अगर मैं एक्स ए की वैल्यू निकालूंगा तो 1 माइनस एक्स बी आ जाएगा ना, तो वही हम लोग यहाँ पे रख चुके हैं, एक्स ए की वैल्यू को हमने रख दिया है 1 माइनस एक्स बी के। अब P इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी हो जाता है, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए और एक्स बी हो जाता है। अब यहां से आगे चलो देखते हैं, इसकी कहानी को बदलते हैं। हमने क्या कहा सरकार, इनको पलट के ले आए हम इधर को, ये जो है इन भाई साहब को ले आए पलट के, हम इधर को ले आए हैं। तो क्या हो चुका है यहाँ पे, अब ये देखिए पी नॉट ए एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए और माइनस पी ए हो चुका है। पी हो चुका है ना, जो प्रेशर है, जो प्रेशर है, इस प्रेशर को हम उधर ले गए या फिर इसको इधर उठा करके लाए, इसको उधर लेकर के गए। तो पी नॉट ए और एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी बी, और यहीं से आपका जो एक्स बी निकल के आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए और माइनस पी अपॉन में क्या हो जाएगा, पी नॉट ए। उनने ए पहले ही बता दिया आपको कि जो उनमें कमी होगी उसके वाष्प दाब में जो कमी होगी ना वो किसके बराबर होगी, उसके अवाष्पशील विलय के मूल अंश के बराबर होगी। और मूल अंश उसका कितना हो जाता है, एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए। एक फॉर्मूला आ जाता है, ये आप लोग आगे पढ़ रहे होंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, आप लोग इसको देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। ठीक है साहब, तो यहां तक की बात आपकी क्लियर हुई ना, कि जब किसी द्रव में कौन मिला दिया जाता है, कोई अवाष्पशील विलय मिला दिया जाता है, वो सॉलिड स्टेट में है, तो उससे क्या होता है कि उसके जो वाष्प दाब में, उसके जो वेपर प्रेशर में जो कमी आती है वो किसके कारण से आती है भाई, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अवाष्पशील विलय के कारण से आती है। तो उसी के मोल फ्रैक्शन के बराबर आपका कौन हो जाता है, आपका वाष्प दाब हो जाता है। चले सरकार आगे, यहां तक की बात क्लियर। चलिए यहां तक की बात क्लियर, तो इससे आगे चलते हैं, इसके नोट को पढ़ लेते हैं। देखिए नोट क्या कहता है, नोट कहता है कि सरकार जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो बराबर होगा आपकी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की। वही पहली वाली बात है कि वाष्प दाब में जो सापेक्षित अवनमन है वो किसके बराबर होगा सरकार, मूल अंश के बराबर होगा। और यहां के बाद में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे आपके सॉल्यूशन की। ठीक है, सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन की बात करेंगे साहब। अब देखिए, अब आ जाता है कि किसी का वाष्प दाब तो बराबर हो रहा है दोनों के सम के, भाई सॉल्यूशन हुआ, क्या हुआ आपका, सॉल्यूशन हुआ। अब सॉल्यूशन में जो आपका विलयन है, विलयन में दो चीजें देखी आपने, एक में कहा कि जो प्रेशर है वो पी ए और पी बी के बराबर है, और यहां पे आ गया सरकार जो पी ए है प्लस में पी बी के बराबर, क्या वो बैठ रहा है, उसमें तो अवाष्पशील विलय आ गया, अवाष्पशील विलय आ गया, तो उसका प्रेशर तो कम हो गया, लेकिन वो बैठा है अभी भी उसी के बराबर के पी ए प्लस में पी बी के बराबर है।
ठीक है, क्योंकि वो अपने जो वेपर प्रेशर है, जो बाष्प है, बाष्प दाब है, उसमें कमी करेगा। ठीक है साहब। तो अब आ जाती है कहानी इनकी क्लासिफिकेशन की, और क्लासिफिकेशन की बात आ जाती है कि सरकार इनको दो रूप से बांटा गया है। कितने रूप से बांटा गया? इनको दो रूप से बांटा गया है। पहला तो हो जाता है, एक आता है कि राउल्ट, जो आता है आपका राउल्ट, राउल्ट के नियम अनुसार विलयन के प्रकार, इसको लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन बेसिस ऑफ राउट्स लॉ। राउट्स लॉ के अनुसार कितने टाइप्स के आपके विलयन हो जाते हैं? तो दो टाइप्स के हो जाते हैं बॉक्स। एक तो हो जाता है आपका आइडियल, और एक हो जाता है आपका नॉन आइडियल। आइडियल और नॉन आइडियल में क्या होता है सरकार, ये जो भाई साहब होते हैं, ये आपके राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं, राउल्ट के नियम को फॉलो करेंगे। ये फॉलो नहीं करते हैं, ये फॉलो नहीं करते, जबकि ये फॉलो करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वाली चीज को भी अपन लोग देखते हैं क्या कहता है। ये राउल्ट नियम की है भाई, आइडियल सॉल्यूशन की बात है। आइडियल सॉल्यूशन जिसे अपन लोग कहते हैं आदर्श विलयन। आदर्श विलयन की बात करते हैं। आदर्श विलयन क्या होता है? किसी विलयन को आदर्श विलयन तब कहा जाता है जब वह एक निश्चित तापमान पर सांद्रता की एक विस्तृत श्रृंखला में राउल्ट के नियम का पालन करता है। और राउल्ट का नियम क्या कहता है? राउल्ट का नियम कहता है कि जो प्रेशर है वो प्रेशर किसके बराबर होना चाहिए? प्रेशर होना चाहिए सरकार PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA और PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। इनको आगे बढ़ाया जाए यहीं पे, तो आपने देखा कि जो PA है इज इक्वल टू P0A और XA के बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा PB इज इक्वल टू P0B और XB के बराबर हो जाएगा। ठीक है साहब। अगर हम यहीं पे टोटल प्रेशर की बात करें, प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा PA प्लस में PB के, और यहीं पे आप लोग और जानते हैं कि जब P इनके बराबर होगा तो आंसर बन जाएगा P0A और XA प्लस में P0B और XB के बराबर हो जाएगा इनका सॉल्यूशन का प्रेशर। ठीक है, तो राउल्ट का नियम हो गया आपका। ये राउल्ट का नियम क्या हो जाता है आपका? ये वाला हो जाता है साहब कि P इक्वल टू क्या हो जाएगा? PA प्लस में PB सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, और PA प्लस में PB किसके बराबर होता है आपका? P0A XB प्लस में XA और P0B और XB के बराबर हो जाता है। उसके बाद में समान प्रकृति और संरचना वाले द्रव आदर्श विलयन बनाते हैं या बनाने की संभावना रखते हैं। भाई आदर्श विलयन कौन बनाएगा? याद रखिएगा, समान प्रकृति और संरचना वाले जो द्रव होंगे वो आपका आदर्श विलयन बनाने की संभावना रखते, उनमें संभावना ज्यादा होगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल की बात करें, यहां पे एग्जांपल की बात करेंगे और इसकी ग्राफ की बात करेंगे। ठीक है साहब, चलिए आदर्श विलयन के लिए आदर्श विलयन देखिए, आदर्श विलयन के एग्जांपल हो जाएंगे मिक्सचर ऑफ मेथनॉल एंड एथनॉल, मिक्सचर ऑफ एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन, मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन। ठीक है, इसकी जो मैक्सिमम एंथैल्पी होगी, वो किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होगी। मैक्सिमम वॉल्यूम भी कैसा होगा इसका?
0 के बराबर होगा। ये ग्राफ में देख लीजिए, यहाँ पे हमने कहा है कि जो एक्स ए है वो बराबर है आपके 1 के। जब एक्स ए यहाँ पे बराबर है 1 के, सरकार जब 1 के बराबर है तो दूसरा 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे जो हमारा वेपर प्रेशर होगा प्योर का होगा ना, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो, बात देखिए, ठीक है। अब वहीं पे बात देखिए कि यहाँ पे जो एक्स बी है, एक्स ए तो हो जाएगा यहाँ पे 0, और यहाँ पे एक्स बी जो हो जाएगी वो 1 के बराबर हो जाएगी। जब 1 के बराबर हो जाएगी तो इसका वेपर प्रेशर कहाँ पे हो जाएगा सरकार, वो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, प्योर का। अब धीरे धीरे यहां से आपका कौन बढ़ना शुरू करेगा सरकार, 0 पे कौन है आपका एक्स बी है ना 0 पे, तो ये बढ़ना शुरू करेगा और ये कहां पे पहुंच रहा है, आपके अपने वेपर प्रेशर पे पहुंच रहा है, ठीक है। और यहां से आपका एक्स बी बढ़ना शुरू करेगा जो आपका यहां पे पहुंचेगा, और इनका जो टोटल प्रेशर हो जाएगा सरकार वो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू पी ए प्लस में पीबी के बराबर हो जाएगा। बात क्लियर ना साहब, रूट इसकी आपकी ग्राफ में इतनी ज्यादा बात कुछ नहीं है, ठीक है। सही, चलिए आ जाते हैं सरकार आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे। अब देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या कहता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपसे कहेगा सर, जब विलयन जो सांद्रता की एक विस्तृत श्रृंखला में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, आदर्श विलयन नहीं कहलाता, और क्या कहलाता है वो अनादर्श विलयन कहलाता है। जैसे हमने क्या कहा कि सरकार जो पी है, जो प्रेशर है वो पी नॉट पी ए प्लस में पीबी के बराबर है, और यहीं पे जो पी ए है पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए है, और जो पीबी है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी है। अभी आगे बात करेंगे इसमें थोड़ी सी, ठीक है। अब उसने ये आदर्श विलयन बना रहा हूं मैं ना, पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है, पी नॉट ए और एक्स ए हो जाता है, और पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, पी नॉट बी और एक्स बी हो जाता है। यही तो बात है आदर्श विलयन की। लेकिन वो तो ये कह रहा है कि आदर्श विलयन का पालन ही नहीं करता है, और जब पालन ही नहीं करेगा तो क्या उनका टोटल वेपर प्रेशर बराबर होगा आपके किसके, पी के, नहीं होगा। सॉल्यूट का बराबर होगा, नहीं होगा। सॉल्वेंट का बराबर होगा, नहीं होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यहां से जो एक स्टेटमेंट बन के आती है वो हो जाती है कि पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए और एक्स ए, पी बी इज नॉट इक्वल टू पी नॉट बी और एक्स बी। ये कहानी बन के आ जाती है किसकी, आपकी एक ऊपर कराई दिए हैं। ये जो आपका टोटल प्रेशर भी अब बराबर नहीं होगा किसके, पी नॉट ए, सॉरी पी नॉट ए नहीं, पी ए प्लस में पी बी, पी बी बराबर ही नहीं होगा, ठीक है। तो वही बात हम यहां पे लिख दिए हैं कि जो आपका टोटल प्रेशर है वो पी ए पी बी के बराबर नहीं होगा, और जो इसका प्रेशर बन के आएगी जो इसकी इक्वेशन वो भी बराबर नहीं होगी। इसीलिए इसकी ना तो एंथैल्पी नॉट इक्वल टू 0 होगी और वॉल्यूम भी इसका नॉट इक्वल टू 0 होगा। मतलब अनादर्श विलयन में क्या होगा, अनादर्श विलयन में वो राउल्ट के नियम का पालन ही नहीं करेगा, और जब वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा तो उसका क्या टोटल प्रेशर पी के बराबर होगा, नहीं होगा। या फिर बराबर होगा पी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए के, नहीं होगा। तो क्या होगा, थोड़ा सा लाइट का इशू होने की वजह से वीडियो रुक गई थी, ठीक है। अभी अपन लोग कंटिन्यू कर देते हैं कि अभी हम जो लोगों ने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, हमने यहाँ पे देखा था आपका आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया था ना कि अनादर्श विलयन क्या होते हैं। अब अनादर्श विलयन जब इनका वेपर प्रेशर बराबर नहीं होगा, मतलब P इज नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, तो उस केस में क्या बनेगा, उस केस में दो केस बनेंगे। एक तो हो जाएगी वहां पे पॉजिटिव डेविएशन, एक हो जाएगी वहां पे नेगेटिव डेविएशन। मतलब एक तो धनात्मक या सकारात्मक विचलन हो जाएगा और एक हो जाएगा वहां पे नेगेटिव विचलन। अब हम लोग उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अपन लोग देखते हैं, पहला इसका टॉपिक हो जाता है धनात्मक विचलन का। किसका टॉपिक हो जाता है, धनात्मक विचलन होता क्या है। देखिए
ये है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो एक गैर आदर्श विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। दो तरह के ये विचलन दर्शाएगा, जिसमें हम बात करेंगे पहले पॉजिटिव विचलन की, मतलब कि धनात्मक विचलन की, सकारात्मक विचलन की हम यहाँ पे बात करेंगे। और धनात्मक विचलन क्या हो जाता है, देखिए धनात्मक विचलन हो जाता है आपका कि विचलन को धनात्मक विचलन तब कहा जाएगा जब प्रत्येक घटक का आंशिक दाब और परमाणिक कुल दाब राउल्ट के नियम के आधार पर वर्तमान अपेक्षित दाब से अधिक होगा। मतलब कि ये कह रहा है कि सब राउल्ट का लॉ क्या था, कि राउल्ट का लॉ तो ये था, राउल्ट का लॉ तो ये था कि जो प्रेशर है, प्रेशर बराबर होगा आपके किसके, अरे यार क्या है, प्रेशर आपका बराबर होगा पीए के और प्लस पीबी के बराबर होगा। लेकिन यहां पे तो वो ये कह रहा है कि अब जो प्रेशर होगा वो ये ना होकर, ये नहीं होकर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा पीए प्लस में पीबी का। तो हम ये कह सकते हैं इसमें कि जो प्रेशर है, प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन पी ए नॉट और एक्स ए हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, एक्स ए हो जाएगा। और पी बी भी बड़ा हो जाएगा पी नॉट बी और एक्स बी से, और एक्स बी से। तो उस केस में जो टोटल प्रेशर है वो बड़ा ना हो जाएगा सर। तो वही बात उन्होंने कहा है कि टोटल प्रेशर बड़ा हो जाएगा आपका पी ए प्लस में पीबी के प्रेशर से, और ये प्रेशर भी बड़ा हो गया है। यहां पे जो मैक्सिमम एंथैल्पी होगी वो कैसी हो जाएगी सरकार, अब आपकी ज्यादा हो जाएगी जीरो से, मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो पॉजिटिव हो जाएगी। और वहीं पे आपका जो वॉल्यूम है वो भी कैसा हो जाएगा सरकार, पॉजिटिव हो जाएगा। इनके कुछ एग्जाम्पल भी हम लोगों ने यहाँ पे ले रखे हैं। तो एग्जाम्पल हो जाता है आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में एक है भाई, ये एल्कोहल एंड वाटर, एल्कोहल एंड वाटर सॉरी एथाइल एल्कोहल एंड वाटर, ये रहा C2H5OH इसका फॉर्मूला। एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड बेंजीन हो जाएगा, और एसीटोन एंड एथेनॉल हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे सॉल्यूशन है, ये कुछ ऐसे सॉल्यूशन है सर कि जो आपको पॉजिटिव डेविएशन या फिर आपको पॉजिटिव धनात्मक सकारात्मक विचलन रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है सर, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आगे इसी का क्या दे रखा है आपको, ग्राफ दे रखा है कि जो एक्चुअल प्रेशर था, एक्चुअल प्रेशर कौन सा था आपका, एक्चुअल प्रेशर हो जाता है ये वाला, दिख नहीं रहा है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। एक्चुअल प्रेशर हो जाएगा और बड़ा भी कर लेते हैं इसको ना, ब्रुश में ले लेते हैं। एक्चुअल प्रेशर हो जाएगा आपका ये वाला, येलो कलर का एक्चुअल प्रेशर हो जाएगा आपका ये वाला, नहीं, और एक हो जाएगा आपका एक्चुअल प्रेशर ये वाला। लेकिन अब वो बंप करके कहां पहुंच चुका है, देखिए ये यहां पहुंच चुका है और ये वाला यहां पहुंच चुका है। यहां पे भी एक्चुअल प्रेशर कैसा होने वाला था, एक्चुअलिटी में ये होने वाला था, लेकिन अब इसका जो वॉल्यूम है, देखो वॉल्यूम भी बढ़ गया है, एंथैल्पी भी बढ़ गई है। उसी ग्राफ पे बात कर रहा हूं जो मैंने राउल्ट के नियम में लिया था, राउल्ट के नियम में जो मैंने ग्राफ लिया था ना, उसी पे बात कर रहा हूं। बस ये ऊपर की ओर बंप कर गए हैं, उछल गया है ऊपर की ओर, क्योंकि इसका वॉल्यूम भी बढ़ चुका है, एंथैल्पी भी बढ़ चुकी है और इसका प्रेशर भी बढ़ चुका है। ठीक है सर, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं इसी में नेगेटिव विचलन को, नेगेटिव को देखते हैं। नेगेटिव विचलन क्या कहता है, नेगेटिव विचलन या फिर इसको कहते हैं नकारात्मक या फिर ऋणात्मक विचलन कहा जाता है यदि प्रत्येक घटक का आंशिक दाब और परिणाम स्वरूप कुल वाष्प दाब राउल्ट के नियम के आधार पर अपेक्षित वाष्प दाब से, अपेक्षित दाब से या वाष्प दाब से कम होता है सरकार, क्या होता है, कम हो जाता है। तो उसमें क्या कहते हैं हम लोग,
विचलन होगा कौन सा वाला, ऋणात्मक विचलन होगा। मतलब कि वो ये कह रहा है कि जो पी ए है, पी ए कम हो जाएगा पी नॉट ए और एक्स ए से, और पी बी भी कम हो जाएगा आपका पी नॉट बी एक्स बी से, और वहीं पे आपका फिर टोटल प्रेशर जो टी लगा देते हैं इस बार में क्या हो जाएगा, पी ए और पी बी से कम हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी सी बात आप याद रखिएगा। इसकी जो अब आपकी जो एंथैल्पी होगी वो कैसी हो जाएगी बॉस, ये नेगेटिव हो जाएगी। वॉल्यूम भी कैसा हो जाएगा अब आपका, नेगेटिव हो जाएगा। यही बात हमने यहां पे लिखी है, बस ये वाली बातों को मैंने इनके संदर्भ में और लिख दिया है। चले आगे सब, चले देखिए अब आगे देखते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले रखे हैं, एग्जाम्पल और ग्राफ के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल हो जाएगा नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, ये इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गए। क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन हो जाएगा। एसिटिक एसिड और पीरिडीन हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाटर हो जाएगा। अब देखिए एक्चुअल में क्या था, एक्चुअल में जो हम राउल्ट में देखे थे वो ये वाला ग्राफ था ना, ये ग्राफ था वो कुछ। लेकिन इस बार में क्या हुआ है साहब, इस बार में क्या हुआ है कि ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम छोड़ो, बाष्पदाब देखो, अभी बाष्पदाब ये क्या कर गया, नीचे की ओर बंप कर गया, इस बार नीचे की ओर आ गया है। तो इसका जो अब वेपर प्रेशर है वो कम हो गया होगा, तभी तो वो नीचे की ओर आया है, तभी तो नीचे की ओर आया है। और इसी केस में इसकी जो एंथैल्पी है वो भी नेगेटिव हो जाती है। मतलब डेल एच जो मैक्सिमम है, डेल एच जो मैक्सिमम वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। डेल वॉल्यूम जो मैक्सिमम है वो भी कैसा हो जाएगा, अब इसका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे इसी में एजियोट्रॉप्स या एजियोट्रॉपिक मिश्रण की बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। एजियोट्रॉप्स, एजियोट्रॉप्स या फिर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की बात हम करने वाले हैं। इनको हम लोग हिंदी में क्या नाम देते हैं साहब, हिंदी में नाम देते हैं इनको स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है समझते देखिए। एजियोट्रॉप्स ऐसे द्विआधारी, द्विआधारी का मीन्स है इसमें एक तो सॉल्वेंट है और एक कौन है, सॉल्यूट है, दो लोग हैं। मिश्रण होते हैं जिनका तरल और वाष्प अवस्था, तरल और वाष्प अवस्था में संरचना समान होती है और वे स्थिर ताप पर उबलते हैं। किस पे उबलते हैं, वो स्थिर ताप पर उबलते हैं। अब बात करें साहब के एजियोट्रोप्स की, तो एजियोट्रोप्स भी आपके दो टाइप्स के होंगे। एक हो जाएगा आपका मिनिमम एजियोट्रोप्स, बॉइलिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, और एक हो जाता है आपका मैक्सिमम, एक हो जाता है आपका मैक्सिमम। तो पहले बात करते हैं हम यहाँ पे मिनिमम की। मिनिमम क्या कहता है, मिनिमम कहता है सर कि जब मिश्रण का क्वथनांक उसके दोनों घटकों के व्यक्तिगत क्वथनांक से कम होता है, व्यक्तिगत जो उसका होना चाहिए उससे कम होगा। यह राउट के नियम से धनात्मक विचलन देता है। ये बात याद रखिएगा सरकार, धनात्मक विचलन देता है। और ये देखने को कहां मिलेगा आपको, आदर्श विलयन में देखने के लिए मिलेगा। एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे लिया है एथाइल अल्कोहल और सरकार पानी के साथ में, इथाइल अल्कोहल और पानी के साथ में। ठीक है, चलिए दूसरे की ओर चलते हैं भाई साहब। मैक्सिमम क्या कहता है, मैक्सिमम ये कहेगा कि जब मिश्रण का क्वथनांक उन दोनों घटकों के क्वथनांक से अधिक होता है, राउल्ट के नियम अनुसार वह ऋणात्मक विचलन दिखाता है। ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं, वह अनादर्श विलयन बनाता है। कौन सा बनाता है सरकार, वो अनादर्श विलयन बनाता है। इसका भी मैंने एग्जाम्पल ले रखा है, इसका भी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको ले रखा है, जिसका नाम हो जाता है सरकार नाइट्रिक एसिड और पानी के साथ में। ये क्या बनाएगा आपका, अनादर्श विलयन बनाएगा। ठीक है, चलिए अब बात हम जो करेंगे वो बात करेंगे सरकार आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात अपन लोग यहाँ पे करते हैं। आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेसिकली जो बेस्ड करती है ना, वो किस पर बेस्ड होती है, वो बेस्ड होती है आपके सॉल्यूट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए क्या होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं। विलयन के वे गुण जो विलय के कणों,
विलय के कणों, अब विलय हो सकता है, उसमें अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, ये सरकार आयन है। क्या है? आयन। आयन आयन हो सकता है की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उनकी प्रकृति पर। उन्हें अणुसंख्यीय गुणधर्म अपन लोग कहते हैं। अब अणुसंख्यीय गुणधर्म होते कितने प्रकार के हैं बॉस? तो ये होते हैं आपके 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते? 4 प्रकार के। पहला हो जाता है आपका आपेक्षित है, ये आपेक्षित कमी और वाष्प दाब, आपेक्षित अवनमन जिसे हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर। दूसरा हो जाता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, इसको कहा जाता है विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाना। उसके बाद में डिस्पर्सन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, इसे कहा जाता है विलयन के हिमांक में फैलाव, फैलाव नहीं अवनमन होना, अवनमन होना। ठीक है। और सरकार नेक्स्ट हो जाता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसे कहते हैं विलयन का परासरण दाब। ये 4 प्रकार की आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो जाती, 4 प्रकार। चलिए अब लोग इसमें देखते हैं सरकार, सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करते हैं जिसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर तो वो क्या होता है? देखिए सापेक्षित, आपेक्षित कमी और वाष्प दाब, भाई इसको कहा जाता है रिलेटिव लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर। वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन क्या होता है? वाष्पशील विलय में अवाष्पशील विलय मिलाने से विलयन की सतह से विलायक अणुओं के निकलने की प्रकृति कम हो जाती है, क्योंकि सतह का कुछ भाग अवाष्पशील विलय द्वारा आच्छादित हो जाता है, मतलब कि घेर लिया जाता है। क्या लिया जाता है? घेर लिया जाता है। तो सीधी सी बात यह है सरकार, जब आप किसी भी वॉलेटाइल या वाष्पशील विलय में अवाष्पशील नॉन वॉलेटाइल जब आप उसमें मिलाएंगे तो क्या होगा भाई? सॉलिड के पार्टिकल्स है, सॉलिड के पार्टिकल्स पानी में डालेंगे तो उस पानी का कुछ ना कुछ एरिया, कोई ना कोई पार्ट, थोड़े से छोटा भाग भी वो क्या करेंगे? वहां पे घेरेंगे। अब घेरने के बाद में जैसे वहां से निकलने वाला जो वेपर प्रेशर, देखो कुछ ऐसी बात अगर अपन लोग करें, ये तो हो गया प्योर और ये हो गया सॉल्यूशन, ये हो गया सरकार प्योर शुद्ध, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन ये है सरकार, इनमें हमने कहा कि यहां से जो निकलने वाला जो वेपर प्रेशर है, यहां से जो निकलने वाला वेपर प्रेशर है वो अनलिमिटेड जगह है सरकार उसके निकलने के लिए, उसके लिए क्या है? अनलिमिटेड जगह हो जाती है। ठीक है। अब वहीं पे बात करें हम लोग इस भाई साहब की, इन भाई साहब की बात करें तो इनमें नॉन वॉलेटाइल बढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं पे, नॉन वॉलेटाइल। अब देखिए नॉन वॉलेटाइल जब यहां से निकलेगा तो नॉन वॉलेटाइल से टकराएगा, उनसे टकराने के बाद में रुकेगा, मतलब कि इसके पास में कुछ एरिया बचेगा वाष्प को निकलने के लिए ना, कुछ एरिया बचेगा और कुछ से ये निकल जाएगी। अब देखना जरा, भाई यहाँ पे अनलिमिटेड एरिया था, यहाँ पे अनलिमिटेड एरिया था और वहां पे क्या हो जाता है आपका? इधर तो हो जाता है आपका अनलिमिटेड एरिया और वहां पे हो जाता है आपका लिमिटेड एरिया हो जाता है साहब। एक तरफ है आपका लिमिटेड एरिया और एक तरफ है अनलिमिटेड एरिया, तो वहां पे आपकी वाष्प तेजी से निकलेगी और जब वहां पे वाष्प तेजी से निकलेगी तो वहां का वेपर प्रेशर कैसा हो जाएगा? जब वाष्प तेजी से निकलेगी तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और यहाँ पे आपका लिमिटेड निकलेगी तो यहाँ पे जो उसका वाष्प दाब होगा वो कम हो जाएगा। जैसे ही वाष्प निकलेगी ना, तो वाष्प निकलेगी, वाष्प क्या बनाएगी? वाष्प दाब बनाएगी। और जैसे वाष्प ज्यादा निकलेगी तो वाष्प दाब ज्यादा होगा और जैसे ही वो वाष्प कम निकलेगी तो उसका वाष्प दाब कम होगा। सिंपल सी कहानी ये है, ये आपका कौन बताता है? रिलेटिव लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर। अब इनके बाद में इसके बारे में और बात कर लेते हैं। देखिए रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या है सरकार? एक्स बी मैं ये करा चुका हूं पहले, आपको याद हो, पी नॉट ए माइनस पी अपॉन में पी नॉट ए, याद करो हमने इसे पढ़ा है। अब सरकार एक्स बी की वैल्यू क्या होती है?
एक्स बी की वैल्यू हो जाती है सरकार एक्स बी की वैल्यू हो जाती है एन बी अपॉन में एन ए प्लस में एन बी। यही तो हो जाएगी सरकार कि जिसके पार्टिकल्स निकाल रहे हैं उसको ऊपर रखो, नीचे टोटल सॉल्यूशन रख लो। ये कहानी निकल के आ गई। अब मैं ये वाली जो है, ये वाली जो कहानी है, इसको किससे रिप्लेस कर देंगे हम? ये वाले से रिप्लेस कर देंगे। अब ये वाले से रिप्लेस कर देंगे अपन लोग यहाँ पे, और ये कर दिया मैंने इसको रिप्लेस। देखिए रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा इसका कि साहब जो आपका पी नॉट ए है और माइनस पी है अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल हो जाएगा आपके किसके, एन बी अपॉन में एन ए प्लस में एन बी के बराबर हो जाएगा, एन बी के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट पढ़ना जरूर है नोट में, तनु विलयन के लिए एन बी एन ए से बहुत छोटा है, अतः एन बी अनदेखा करने पर हमें प्राप्त होता है। तो एन बी को हम यहां से क्या कर देंगे सरकार, अनदेखा कर देंगे। एन बी हमारे पास से अनदेखा हो जाएगा, बात खत्म। और जैसे ही एन बी अपने पास से अनदेखा हो जाएगा तो हमारे पास में कौन फॉर्मूला आ जाएगा, एक नया फॉर्मूला आ जाएगा, जो फॉर्मूला होगा आपका पी नॉट ए माइनस पी अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन में एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये एक फॉर्मूला अपने पास में बनके तैयार हो जाएगा। आप कहोगे कि सरकार ये कहां से आ गया, तो इसको भी डिस्कस करते हैं। देखिए हमने कहा कि यहाँ पे जो एक्स बी है वो बराबर है आपके एन बी अपॉन में एन ए प्लस में एन बी के है, यही बात है। अब हमने यहाँ पे एक नोट भी पढ़ा कि सरकार जो आपका एन बी है उसको अपन लोग अनदेखा करेंगे, तो इस एन बी को अनदेखा ना कर देंगे हम लोग, कहाँ पे एन बी को अनदेखा कर दिया। अब वहीं पे अगर मैं मोल कॉन्सेप्ट से बात करूं तो मोल क्या कहता है, वेट अपॉन में मास, वेट अपॉन में मास कहता है, या फिर गिवन मास बाय मोलर मास कहता है। अब इनको खोल लीजिए तो ऊपर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा एम बी, और अब मैं इसको खोलूंगा तो ये हो जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन में क्या हो जाएगा एम बी। अब ये सरकार ऊपर पहुंचा दो इन भाई साहब को, जो हमने पहुंचा दिया, इन भाई साहब को नीचे ले आओ, तो फाइनली क्या बन के आ जाएगा एम बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन में हो जाएगा आपका एम बी हो जाएगा एम बी और डब्ल्यू ए हो जाएगा ना, डब्ल्यू ए, एक सेकेंड क्या हो जाएगा इसका, डब्ल्यू बी वेट अपॉन मास, तो एम बी हो गया। ये यहाँ पे ये हम गलत लिख दिए ना, यहीं पे यही गलत लिख दिए भाई, एम ए हो जाएगा। तो अब इनको जब ऊपर लेके जा रहे हैं तो क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे मैंने लिए डब्ल्यू बी बन जाएगा ऊपर, देखिए इसको ऊपर ले जाओ तो डब्ल्यू बी इंटू एम ए हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए इंटू एम बी हो जाएगा। भाई यही वाला तो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे रखें, तो ये किसका हो जाता है आपका, रिलेटिव लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर का। और भी अगर इसको आगे करना हम चाहें तो यहाँ से एम बी को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, और एम बी को बाहर निकालने के बाद में इसको रख देंगे सीधा, डायरेक्ट तो रखा हुआ है हमने यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं सरकार। आगे आ जाता है आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसे अपन लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक में वृद्धि। क्वथनांक में वृद्धि की बात करते हैं, तो क्वथनांक में वृद्धि कब होती है, देखिए इसका ग्राफ होगा, इसका ग्राफ नहीं है, ठीक है। क्वथनांक में वृद्धि की बात करते हैं, क्वथनांक में वृद्धि की बात करते हैं, तो क्या होता है, जब किसी शुद्ध विलयन जैसे कि पानी में कोई अवाष्पशील विलय जैसे कि नमक या चीनी मिलाया जाता है, तो उसका क्वथनांक मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया को क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है, क्वथनांक में उन्नयन इसको कहते हैं सरकार, ठीक है। ग्राफ को पूरा देख लेते हैं ऊपर तरफ निकाल करके, ठीक है, ऊपर तरफ निकाल लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, फिर अपन लोग इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है साहब। अब इसके बारे में अपन लोग बात करेंगे, उसने ग्राफ के बारे में बात की, चलो ग्राफ को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इसके कुछ नोट पॉइंट्स देख लेते हैं। नोट पॉइंट्स में क्या है, ये कहता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है सरकार, इसको डिनोट किया जाता है डेल टी बी के साथ में, और टी बी होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट, एक हो जाता है टी नॉट बी जो कि आपके प्योर का बॉइलिंग पॉइंट हो जाता
जाता है, ठीक है, लिख रखे हैं सब। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, डेल टीबी हो जाता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और एक और टीबी हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है साहब। अब जो डेल टीबी है, डेल टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा सरकार, मास की, मास ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि उस पे डिपेंड करती है आपकी सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और जब हम यहां से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक आ जाता है यहाँ पे KBM। अब ये जो KBM आया भैया, KB कौन है उसको भी लिख रखे हैं, देखिए कहीं पे लिखा होगा वरना अपन लोग लिख देते हैं, इसको कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, कांस्टेंट इसको क्या कहा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हम इसे नाम देते हैं। उसके बाद में अगर मैं ये कहूं कि सरकार उसका जो m की वैल्यू है वो कितनी है, 1 है, तो 1 होने पर जो डेल टीबी है, जो डेल टीबी है, डेल टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू 1, और डेल टीबी किसके बराबर हो जाएगी, आपके केबी के बराबर हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखते हैं इसके ग्राफ में, अब देखते हैं थोड़ा सा इसके ग्राफ को देख लेते हैं। तो ग्राफ में क्या कहा गया, ग्राफ को देख लो, ये आ गया इसका ग्राफ। ग्राफ ने कहा सरकार ये सॉल्वेंट है और ये वाला कौन है आपका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन का देखिए इधर को कौन बढ़ रहा है, इधर को टेम्परेचर बढ़ रहा है, इधर को कौन बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, इधर को वेपर प्रेशर बढ़ेगा, इधर को टेम्परेचर बढ़ेगा। तो पहले कौन उबल जाएगा सरकार, पहले उबलेगा आपका कौन, सॉल्यूशन, सॉरी वो लेगा जो आपका प्योर है, सॉल्वेंट हो या कोई हो। तो पहले कौन उबल गया यहाँ पे आपका सॉल्वेंट, क्योंकि उसमें कोई ना नॉन वोलेटाइल कुछ है ही नहीं, और यहाँ पे कौन उबलेगा आपका सॉल्यूशन उबलेगा साहब, यहाँ पे उबलेगा आपका सॉल्यूशन। और जो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच का अंतर होगा, जो अंतर होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेल टीबी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे अपन लोग, डेल टीबी कहते हैं साहब, ठीक है। चलिए फॉर्मूला इसका देखो, अगर नहीं देखा हो तो ये दे रखा है अपन लोग ने यहाँ पे ना, ये दे रखा है यहाँ पे, और वो फॉर्मूला क्या है कि डेल टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस डेल सॉरी टी नॉट बी, ठीक है। ये कौन है आपका सॉल्यूशन का और वो कौन है आपका प्योर का, ठीक है। चलिए आगे की बात देखते हैं। आगे आ जाता है आपका डिस्पर्शन, हिमांक में अवनमन। क्या आ जाता है आपका हिमांक में अवनमन। तो हिमांक अवनमन में क्या है देखिए, इसे भी देख लीजिए, इसकी कहानी भी देखते हैं। जब किसी विलयन जैसे कि पानी, विलायक, जब किसी विलायक जैसे कि पानी में कोई अवाष्पशील विलय जैसे कि नमक और चीनी मिला दिया जाता है तो उसमें उस घोल का हिमांक या जमने का ताप शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है। इसी को हम लोग हिमांक में अवनमन कहते हैं। अब देखो साहब ये क्या है, इनमें भी फॉर्मूला पढ़े पहले इसका, तब अपन लोग इसके ग्राफ को समझेंगे। ग्राफ तभी समझ में आएगा जब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अपने पास में होगी। तो आ जाता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट नहीं है साहब, ये आ जाएगा डिस्पर्सन, ठीक है। इसको काट दीजिएगा, इसको लिख दीजिएगा यहाँ पे डिस्पर्सन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिस्पर्सन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है सर। फ्रीजिंग पॉइंट, जमने की व्यवस्था। तो क्या होता है सरकार, इसका फॉर्मूला होता है डेल टी एफ इज इक्वल टू डेल टी नॉट एफ माइनस टी एफ, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। अब सरकार ये कौन है, तो ये तो हम बता चुके हैं आपको, ये डिस्पर्सन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है। टी नॉट बी कौन है, टी नॉट बी प्योर का है, शुद्ध का हिमांक है। टीएफ किसका है सरकार, टीएफ किसका है, तो टीएफ हो जाता है आपके विलयन का हिमांक। अब वही है कि इसका फॉर्मूला क्या है कि सरकार डेल टी एफ जो डिपेंड करेगा वो किस पे करेगा, आपका एम पे, मास ऑफ सॉल्यूट पे। अब अगर मैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यहां से हटाते हैं तो आ जाता है का आपका के एफ, एम हो जाता है। अगर मैं ये कहूं कि एम की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो आपका डेल टी एफ इज इक्वल टू किसके हो जाता है, के एफ के, और के एफ कौन हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाता है। फिर से वही फॉर्मूला है, अलग कुछ नहीं है, फिर से वही फॉर्मूला है, ठीक है।
चलिए साहब, अब इसके ग्राफ में देख लेते हैं बॉस, इसके ग्राफ में क्या है। ग्राफ में देखो, अब ग्राफ में क्या दे रखा है, ग्राफ में दे रखा है इनके में, ग्राफ में दिया हुआ है यहाँ पे आपका वेपर प्रेशर और यहाँ पे टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ पे 0, इधर को बढ़ता हुआ जाएगा, इधर को वेपर प्रेशर बढ़ता हुआ जाएगा। बात खत्म। वेपर प्रेशर प्रेजेंस उसकी इसकी रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं अभी हम हिमांक की में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कौन है लिक्विड सॉल्यूट या सॉल्वेंट, यहाँ पे कौन है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इस बार पहले जमेगा, क्यों? क्योंकि उसके बीच में कौन है नॉन वोलेटाइल पार्टिकल्स है। तो जब भी अगर कोई भी चीज अगर आपका वो जमना स्टार्ट करती है ना, अगर प्योर की बात करें तो प्योर आपका जमना स्टार्ट करेगा सरकार ऐसे, यहां से वो आपके सरफेस से जमती है, ऐसे करके, ऐसे करके जमती है। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं बात करूं आपसे कि आपके पास में कोई सॉल्यूशन है, आपके पास में कोई सॉल्यूशन है, अब सॉल्यूशन ऐसे है, पार्टिकल्स तो उसमें घूम रहे होंगे, और जब उसमें पार्टिकल्स घूम रहे होंगे ना, तो वो यहां से भी जमना शुरू करेगा, ऐसे भी, यहां से ऐसे भी जमना शुरू करेगा वो। और जब वो ऐसे जमना शुरू करेगा तो सरकार देखो, अभी तो ये बीच में से भी जम रहा है और आपके सरफेस से तो जम ही रहा है, जो उसकी सतह है वहां से तो जम ही रहा है। तो ये इसके कंपेयर में पहले जम जाएगा, प्रैक्टिकल कर लेना, ये प्योर के कंपेयर में पहले जम जाएगा। उनके जो बीच का अंतर होता है वही आपका क्या कहलाता है, डेल टी एफ कहलाता है। ठीक है, और जिसे अपन लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्शन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये देखो ये दे रखा कि सरकार जो आपका डेल टी एफ होगा वो बराबर होगा टी नॉट एफ माइनस टी एफ के। ठीक है साहब, चले आगे, चलिए आगे देखते, आगे ये वाले फॉर्मूले की बात अपन लोग कर चुके हैं। अब आ जाता है आपका परासरण। परासरण किसे कहते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की बात अगर हम लोग करें यहाँ पे, तो ऑस्मोसिस होता है वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें पानी या विलायक के अणु अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य को हिंदी में कहते हैं अर्धपारगम्य कहते हैं, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है जिसे एसपीएम कहा जाता है। एसपीएम के माध्यम से कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर प्रवाहित होता है। जैसे मानो ये अपने पास में कौन है, कंटेनर है, मैंने कहा कि मैंने इसके बीच में लगाई हुई है, यहाँ पे कौन लगा दी, मैंने यहाँ पे लगा दी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मैं यहाँ पे लगा चुका हूं। ठीक है, मैंने लगा दी यहाँ पे मेम्ब्रेन लगा दी, जिसे मैंने नाम दिया है क्या, एसपीएम। उसने कहा है कि सांद्रता वाले घोल से कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर प्रवाहित होती, अधिक की ओर जाएगी, तो ये ऐसे बह रही हो। अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है और यहाँ पे लो, तो ये कुछ ऐसे जा रहा होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहते हैं, जिसे परासरण नाम दिया जाता है। अब आ जाती है बात अर्धपारगम्य झिल्ली की, जो आपकी एसपीएम किससे बनी हुई होती है, ये बनी हुई होती है सरकार आपका कॉपर फेरोसाइनाइड से, कॉपर फेरोसाइनाइड, जिसका फॉर्मूला भी मैं यहाँ पे आपको दिया हुआ हूं। ठीक है, और ये एक अकार्बनिक पदार्थ होता है, कैसा होता है, ये एक अकार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, अब देखिए अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है, यह एक ऐसी झिल्ली है जो केवल कुछ विशिष्ट अणु जैसे कि पानी के अणु को अपने से होकर गुजरने देती है, जबकि बड़े अणुओं को रोक देती है। मतलब जो आपके सॉल्यूट्स के पार्टिकल्स है ना, उनको ये रोक देती है, मोस्टली सॉल्वेंट्स को ही पास आउट कर देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात आ जाती है आपके परासरण की। परासरण दाब की, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को सरकार पाई से डिनोट करते, क्या होता है, परासरण को रोकने के लिए। परासरण हो रहा था ना, यहाँ पे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, परासरण ऐसे तो जा रहा था, यहाँ पे कैसी कंसंट्रेशन थी, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ज्यादा वाला साइड है, ये ऐसी तो परासरण इधर जा रहा है ना, इधर की साइड जा रहा है, तो हमने वहां पे एक पिस्टन लगाया और उस पिस्टन से फोर्स अप्लाई किया, यहां से फोर्स अप्लाई किया, और मैं कब तक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं कि जब तक ये ऑस्मोसिस की कहानी रुक ना जाए।
ऑस्मोसिस की कहानी रुकना चाहिए। जैसे ही प्रेशर लगाएंगे वॉल्यूम उधर कम होगा तो इधर से जो आपकी ऑस्मोसिस हो रही है वो ऑस्मोसिस होना बंद कर देगी। अब इसके फॉर्मूले की बात करते हैं कि जो पाई है वो पाई डिपेंड करता है, वैसे पढ़ लेते, पढ़ाई नहीं है अभी तो इसको। परासरण को रोकने के लिए आवश्यक वाहक बल की मात्रा को परासरण दाब कहा जाता है। जो हमने बताए अभी ये जो लगाए हैं ना उसको परासरण दाब कहते हैं। यह विलयन में विलय के अणुओं की सांद्रता के सीधे समानुपाती होता है। ठीक है, चलिए इसको तो बात छोड़ ही दिए, इसका क्या है। तो परासरण दाब किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाता है आपका CRT के। कई बुक इसे लिख सकती है B = NRT, 11th क्लास का टॉपिक है। ठीक है, तो जो आपका CRT के बराबर हो जाता है, और CRT C कौन है आपका, C हो जाता है आपका यहां पे सरकार NB में C कौन है, C इस कंसंट्रेशन हो जाती है ना, C कौन हो जाती है आपका कंसंट्रेशन हो जाती है। चलो इसको दोबारा ही कर देते हैं। पाई = किसके, आपके CRT के है, और जो आपका C है वो कौन हो जाता है, कंसंट्रेशन की बात करता है, मतलब कि सांद्रता की बात करता है। किसकी बात करता है वो, सांद्रता की बात करता है। तो सांद्रता को कैसे अपन लोग खोल रहे होंगे कि सरकार NB में वॉल्यूम, ये सांद्रता हो गई मतलब कंसंट्रेशन हो गई। तो अब क्या मैं C को नहीं लिख सकता हूं कि पाई = NB में वॉल्यूम और RT T यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है, इन केल्विन में होगा। R यहाँ पे कौन है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है या गैस कांस्टेंट है। बात क्लियर। चलिए सरकार अब इसको देख लेते हैं। अब इसके बाद में अगर हम इसको खोलें, अगर इसको और भी खोला जाए तो क्या हो जाएगा सरकार, ये हो जाएगा आपका पाई है। तो पाई = NB को कैसे खोला जा सकता है भाई, N बराबर क्या होता है, वेट बाय मास, यही तो होता है। तो यही लिख सकते हैं अपन लोग, यहाँ पे मैंने लिख दिया WB में कौन है आपका MB, यहाँ पे आपका वॉल्यूम दे रखा है, और यहाँ पे कौन हो गया आपके R और T हो गए। RT को ऊपर वाले के साथ में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां से हम लोग किसको बाहर निकाल लेंगे, MB को बाहर निकाल लेंगे। MB को जैसे ही हम लोग बाहर निकालेंगे तो पाई खिसक के नीचे, तो WB × R × T, और नीचे क्या आ जाएगा, पाई इंटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। ये किसका फॉर्मूला हो जाता है सरकार, कि जो आपका परासरण दाब है ना, वो परासरण दाब कितना है, मतलब जो सॉल्यूट है उसकी मात्रा कितनी है, वो निकल के आपके सामने आ जाएगा। यहां से परासरण दाब निकल के आता है। ठीक है साहब, चले आगे, चलिए देखते हैं अब आगे कौन बचा है, आगे की कहानी खत्म। ये आपके परासरण दाब का दे रखा है डायग्राम, ये आपके परासरण दाब का डायग्राम दे रखा है सरकार। तो ये हो जाता है आज आपके सॉल्यूशन चैप्टर का पोस्टमार्टम कंप्लीट। और ये अगर आप क्लास पूरी देखते ना, दोनों पार्ट अगर आप पूरे देख लेते, जो पहला हुआ है वो वाला और ये वाला जो है, आप अगर ये दोनों देख लेते तो आपके बोर्ड में सॉल्यूशन चैप्टर से कोई एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ये आप भरोसा कीजिएगा। ठीक है, और बहुत ज्यादा अच्छी क्लास है। हर एक डेफिनेशन अगर ये भी पढ़ लेंगे ना आप, डेफिनेशन वगैरह भी, तो भी आपके पासिंग मार्क तो तब भी बन जाते हैं, समझ रहे ना। तो एक क्विक रिवीजन का एक क्लास था। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना वीडियो कैसी रही, कैसा लगा आपको क्लास, क्या आपके लिए यूजफुल हुआ है। और नोट्स लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इससे फर्स्ट क्लास का भी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप पहले उसको देखना फिर इसको देखना। ठीक है सर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।